नमस्कार। रिजर्व बैंक द्वारा प्रायोजित इस विशेष कार्यक्रम ओम्बुड्समैन स्पीक 2023 में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। मुझे विश्वास है कि आप सभी किसी न किसी रूप में अपने दैनिक जीवन में बैंकिंग सेवाओं का उपयोग कर रहे होंगे, या फिर किसी एनबीएफसी से व्यवहार आपने किया होगा, या फिर किसी पेमेंट सिस्टम का आप जरूर हिस्सा बने होंगे। जब भी आपने डिजिटल भुगतान किया होगा, क्या आप इन संस्थाओं द्वारा दी गई सेवाओं या फिर सुविधाओं से संतुष्ट हैं, या फिर आपके पास कोई शिकायत है? अगर आप संतुष्ट नहीं हैं और आपको कोई शिकायत है तो ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और यदि आप संतुष्ट भी हैं तो भी ये कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। देखिए, भविष्य में जरूरत आपको कभी ना कभी पड़ सकती है, तो इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हैं भारतीय रिजर्व बैंक के लोकपाल श्री रमेश कुमार मूलचंदानी जी। तो हम सबसे पहले उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं इस कार्यक्रम में। नमस्कार रमेश कुमार मूलचंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार असीम जी, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। सबसे पहले रमेश जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि इस कार्यक्रम के जरिए हमारे दर्शकों के साथ जुड़ने का जो मूल उद्देश्य है, जो मकसद है, वो क्या है? देखिए, जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय रिजर्व बैंक कई दशकों से हमारी विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों के अधिकारों के बारे में उन्हें जागरूक करने, प्रशिक्षित करने और उनकी शिकायतों का निवारण करने के लिए कार्यरत है। तो आज के दिन भी हमारा प्रयास है कि देश के हर कोने तक पहुंचकर सामान्य जनता को हमारी योजना, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना, रिजर्व बैंक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम RBIOS 2021 के अलग अलग प्रावधानों से अवगत कराएं और उन्हें इस योजना का लाभ उठाने के लिए प्रेरित करें। तो रमेश जी, ये बताइए कि रिजर्व बैंक के आप एक लोकपाल हैं। लोकपाल के रूप में आपकी किस तरह की भूमिका है? इसका उत्तर मैं संक्षेप में दूं तो इस समय मेरी भूमिका, या मेरे जैसे देश भर में जो रिजर्व बैंक लोकपाल हैं लगभग हर कार्यालय में, उनकी भूमिका यह है कि वे रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना RBIOS के अंतर्गत हमारी विनियमित संस्थाओं के विरुद्ध ग्राहकों से जो शिकायतें प्राप्त होती हैं उनका सुचारू रूप से निवारण करें। रमेश जी, आपने इस योजना का नाम बताया कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना। ये योजना है क्या, और हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि किस तरह से ये योजना उनके लिए फायदेमंद साबित होंगी। जी बिल्कुल, इसके लिए थोड़ा सा हमें पृष्ठभूमि में जाना होगा। लोकपाल योजना ग्राहकों की शिकायतों का निवारण करने के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था प्रदान करती है। संक्षेप में बताते हुए 1995 में पहली बार सिर्फ बैंक ग्राहकों के लिए एक बैंकिंग लोकपाल योजना शुरू की गई थी, और धीरे धीरे प्राप्त अनुभवों के आधार पर 2016 तक इस योजना के प्रावधानों में कई सुधार किए गए। 2018 में यह देखा गया कि एनबीएफसीज का हमारी वित्तीय प्रणाली में महत्व बहुत बढ़ता जा रहा है, तो उनके लिए एक अलग से लोकपाल योजना बनाई गई। फिर जैसा कि आप जानते हैं कि डिजिटल भुगतानों की संख्या में पिछले कई वर्षों से बहुत बढ़त हुई है, तो 2019 में फिर डिजिटल ट्रांजेक्शन्स के लिए एक अलग लोकपाल योजना बनाई गई थी, और 2021 में भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों, गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और गैर बैंक प्रणाली प्रतिभागियों के लिए लागू इन 3 योजनाओं को एकीकृत करके रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना बनाई। और आपको ये भी बता दूं कि इसका लोकार्पण हमारे माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा 12 नवंबर 2021 को किया गया था। मेरा अगला सवाल रमेश सर आपसे होगा कि रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना इसका नाम है। इस योजना के तहत, इस स्कीम के तहत वो कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो इसमें सम्मिलित हैं? जी, इसमें सभी वाणिज्यिक बैंक सम्मिलित हैं। शहरी सहकारी बैंकों की बात करूं तो मुख्य शहरी सहकारी बैंक जिनकी जमाएं 50 करोड़ से अधिक हैं, और अनुसूचित शहरी सहकारी बैंक शामिल हैं। सभी मुख्य एनबीएफसीज जो जमा लेती हैं या जिनकी संपत्तियां 100 करोड़ से अधिक हैं। पेमेंट सिस्टम प्रतिभागी भी शामिल हैं, और हाल ही में क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी जैसे सिबिल है, उसको भी इस योजना के अंतर्गत लाया गया है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रमेश जी, ये कि एक संबंधित प्रश्न इससे लगा हुआ ये है कि उन संस्थाओं के बारे में क्या प्रावधान है जो इस RBI ओम्बुड्समैन स्कीम जो है 2021 उसके तहत कवर नहीं किए गए, उसके बारे में अगर जानकारी दे सकें। जी बिल्कुल, ऐसा नहीं है कि बाकी संस्थाओं के ग्राहकों को हम छोड़ देते हैं। ऐसे ही RBI के उन विनियमित संस्थाओं के ग्राहकों की शिकायतें जो अभी तक हमारी इस योजना के अंतर्गत नहीं हैं, कुछ उदाहरण के लिए बताऊं तो हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज हैं, 50 करोड़ से कम की जमा राशि वाले यूसीबी हैं, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, 100 करोड़ रुपए से कम संपत्तियों वाले एनबीएफसी हैं। उनके लिए हमारे हैं CEPCs, कंज्यूमर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन सेल्स, जो रिजर्व बैंक के 30 कार्यालयों में कार्यरत हैं। तो ये उनकी शिकायतें CEPC द्वारा निपटाई जाती हैं।
बिल्कुल, बहुत ही महत्वपूर्ण आपने जानकारी दी। तो जैसा कि आपने बताया रमेश जी कि 3 जो योजनाएं थी उनका एकीकरण किया गया, यूनिफिकेशन किया गया। सवाल यही उठता है फिर कि ऐसा क्यों किया गया और ऐसा क्या इसमें नया किया गया जो पुरानी योजनाओं में शामिल नहीं था? देखिए, यह बहुत आवश्यक है कि कोई भी संस्था या उसकी गतिविधियां, उसके कार्यकलाप समय और परिस्थितियों के साथ बदलते रहें। ये 3 लोकपाल योजनाएं अलग अलग समय में विकसित हुई थी। उनमें शिकायतों के अलग अलग आधार थे और उनका जो मुआवजा दिया जाता था वो भी अलग अलग था। तो उपभोक्ता को ध्यान में रखते हुए और योजना का सरलीकरण करने के लिए इनको तीनों को मिलाया गया। आपका अगला प्रश्न था कि क्या नए कदम उठाए गए। तो जो नए कदम उठाए गए उसमें पहले तो आपको बता दूं कि ये जो योजना शुरू की गई थी वो वन नेशन वन ऑम्बड्समैन, एक देश एक लोकपाल के दृष्टिकोण से प्रारंभ की गई थी और पहले जो लोकपाल कार्यालय के विशिष्ट क्षेत्राधिकार थे उनको समाप्त कर दिया गया। साथ ही हमने इस योजना के अंतर्गत आरबीआई चंडीगढ़ में एक केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र सीआरपीसी, सेंट्रलाइज्ड रिसीट एंड प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया है। साथ ही हमने एक संपर्क केंद्र स्थापित किया है टोल फ्री नंबर के साथ 14448, जहां पर कोई भी शिकायत करता है, कोई भी ग्राहक है, वो इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है और अपनी शिकायत की क्या प्रगति हुई है वो भी जानकारी प्राप्त कर सकता है। लिमिट में गुड्डी। आज मेरा बर्थडे है, शॉपिंग होगी अनलिमिटेड। अब मामा मेहरबान तो भांजी क्यों हो परेशान? लो, बढ़ गई कार्ड लिमिट। तुमसे ही सीखा है। कार्ड में लिमिट सेट तो बड़े नुकसान की चिंता लिमिटेड और खर्चे भी लिमिटेड। फिर भी कोई नुकसान हुआ तो? बैंक में मोबाइल नंबर दर्ज करके रखो, तुरंत अलर्ट मिलेगा। समय से बैंक को बताया तो नो नुकसान। बैंक नहीं माना तो? तो आरबीआई के ओम्बड्समैन से शिकायत कर सकते हैं। वाह मामा, खूब समझे आप। डिजिटल बैंकिंग का पार्ट? लो, इधर भी लिमिटेड। आरबीआई कहता है डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। चेक। जाना पड़ेगा। अरे गेम छोड़ के 1 महीना हो गया कंप्लेंट किए हुए, बैंक रिफंड ही नहीं कर रहा है। कंप्लेंट करनी है। अरे बैठिए बैठिए यहीं से कर लीजिए आरबीआई के ओम्बड्समैन को। कैसे? आरबीआई अधिकृत बैंक, एनबीएफसी या डिजिटल लेन देन के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनकी शिकायत आप कर सकते हैं घर बैठे बैठे आरबीआई के सीएमएस पोर्टल पर। ये हो गया चेकमेट। कंप्लेंट करेंगे क्या? आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। आज तो पार्टी चाहिए। पहले चैंपियन के साथ सेल्फी लेंगे। आइडिया, यही करते हैं पार्टी। पिज्जा पार्टी। ये चल अपना कार्ड और पिन दे। मेरे कार्ड की डिटेल्स मैं खुद ही डालूंगी। आरबीआई कहता है अपना पिन, ओटीपी, सीवीवी या इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड किसी के साथ शेयर ना करें। ऑनलाइन बैंकिंग सिर्फ अपने कंप्यूटर, मोबाइल और सिक्योर नेटवर्क से करें। बाय गर्ल्स, कहाँ जा रही है? सुना नहीं, नो शेयरिंग। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। रमेश जी, एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल ये कि अभी आपने जिक्र किया एक देश एक लोकपाल की। मेरा सवाल ये कि ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन एक उपभोक्ता के लिए, एक जो कंज्यूमर है उसके लिए इसे हमारे देश में कैसे लागू किया गया, अगर इसके बारे में हमारे दर्शकों को जानकारी दे सकें। एक देश एक लोकपाल, ये बहुत ही दिलचस्प है, लेकिन इसको कैसे हमारे कंज्यूमर्स के लिए, हमारे जो उपभोक्ता हैं उनके लिए कैसे लागू किया गया है? उपभोक्ता को सबसे बड़ा लाभ इस योजना के इसी दृष्टिकोण एक राष्ट्र और एक लोकपाल से हुआ है। अब शिकायतकर्ता के लिए यह जानना आवश्यक नहीं है कि वह किस लोकपाल योजना के अंतर्गत और किस लोकपाल कार्यालय के पास शिकायत करें। उपभोक्ता के लिए अब उपलब्ध है एक ही पोर्टल और एक ही पता। साथ ही एक टोल फ्री नंबर भी उपलब्ध है जिससे वह इस योजना की जानकारी प्राप्त कर सकता है। साथ ही उसकी शिकायत पर क्या क्या प्रगति हुई है यह भी जान सकता है। जी, इसमें एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रमेश जी ये आ जाता है कि एक शिकायतकर्ता, एक जो कंप्लेन लॉन्च करने वाला व्यक्ति है, जिसे इस योजना के तहत सम्मिलित किसी बैंक से शिकायत है या फिर किसी एनबीएफसी से शिकायत है या फिर किसी पेमेंट सिस्टम से अगर किसी को शिकायत है, वो एक ही जगह शिकायत करेगा तो कहां करेगा, ये भी सवाल आता है। वो जरा सा बताइए और इसमें जो प्रोसीजर होगा वो जरा सा बताइए। बिल्कुल,
विनियमित संस्था के विरुद्ध कोई भी शिकायत दो तरीकों में से किसी भी एक तरीके से दर्ज की जा सकती है। पहला है ऑनलाइन। भारतीय रिजर्व बैंक के शिकायत प्रबंधन प्रणाली CMS पोर्टल पर https://cms.rbi.org.in के माध्यम से। और दूसरा तरीका है भौतिक शिकायत। आप अपना पत्र डाक से भेज सकते हैं। केंद्रीकृत प्राप्ति और प्रसंस्करण केंद्र CRPC चंडीगढ़ 160017 पर भेज सकते हैं। आपने कहा रमेश जी कि ये एक वैकल्पिक व्यवस्था, एक अरेंजमेंट है, ऑप्शनल अरेंजमेंट है। इसको अगर समझा सके किस तरह से ये एक वैकल्पिक व्यवस्था है। जी देखिए, स्वाभाविक रूप से पहले तो उस ग्राहक को उसी संस्था में शिकायत करनी है जिससे उसे परेशानी है, कोई शिकायत है, कोई विवाद है, और वहां से अगर उसे उचित समाधान ना मिले तो फिर वह यह निर्णय ले सकता है कि वह रिजर्व बैंक की इस एकीकृत लोकपाल योजना का लाभ उठाए। इस तरह से यह एक वैकल्पिक व्यवस्था है। आपने रमेश जी ये भी कहा कि RBI के पास शिकायत दर्ज करने के लिए क्या अगर कोई व्यक्ति जाता है तो क्या उसे कोई फीस, कोई शुल्क देने की जरूरत है या फिर ये बिल्कुल निःशुल्क है? बिल्कुल नहीं। RBI के पास, RBI लोकपाल के पास इस योजना के अंतर्गत शिकायत दर्ज करने के लिए या उसका समाधान करने के लिए कोई भी प्रभार या शुल्क नहीं है। मैं यह भी स्पष्ट कर देता हूं आप सभी दर्शकों के लिए कि आपको इसके लिए किसी भी तृतीय पक्ष या एजेंसी से संपर्क करने या किसी शुल्क का भुगतान करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। एक और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल रमेश सर कि क्या जो कंप्लेन करने वाले लोग हैं, जो शिकायत करता है, या क्षतिपूर्ति में शामिल राशि की कोई मौद्रिक सीमा है जिसे RBI लोकपाल स्वीकृत कर सकता है? इसकी कोई जानकारी? देखिए, जो विवादित लेन देन की राशि है जिसके लिए हमारे पास शिकायत की जा सकती है, उस पर तो कोई भी मौद्रिक सीमा नहीं है। हाँ, लोकपाल के अधिकार सीमित हैं इस प्रकार से कि अगर आपको उस विवाद से या जो भी आपको सेवा नहीं मिली है उसके कारण कोई कॉन्सिक्वेंशियल लॉस हुआ है उस विनियमित संस्था के कृत्य या चूक से, तो उसके लिए हम 20 लाख रुपए तक आपको क्षतिपूर्ति दिला सकते हैं अगर आप उसका साक्ष्य प्रस्तुत करेंगे। इसके अलावा अगर आपको मानसिक उत्पीड़न हुआ है किसी देरी की वजह से या और कोई परेशानी हुई है तो उसके लिए भी 1 लाख रुपए क्षतिपूर्ति का प्रावधान है। इसमें एक ये भी महत्वपूर्ण सवाल आता है रमेश सर कि शिकायतकर्ता जो हैं उनके पास जब वो शिकायत करने के लिए जाएं तो क्या कुछ सावधानी उन्हें बरतने की जरूरत है? उन्हें क्या करना चाहिए या फिर उन्हें क्या नहीं करना चाहिए? इस पर आप हमें जानकारी दें। जी बिल्कुल, उनको जो करना चाहिए वो ये है कि पहले तुरंत ही संबंधित संस्था, चाहे वो बैंक हो, NBFC हो या PSP हो, उससे शिकायत करें। 30 दिन प्रतीक्षा करें। यदि इस बीच उनकी शिकायत का समाधान हो जाता है और वो संतुष्ट हैं तो बात वहीं समाप्त हो जाती है। यदि उन्हें कोई उत्तर नहीं मिलता या उत्तर तो मिला है परंतु उससे संतुष्ट नहीं है तो वे इस योजना का लाभ उठा सकते हैं। हमारे पोर्टल पर या CRPC को शिकायत भेज सकते हैं। साथ ही उन्हें निर्दिष्ट प्रारूप में समस्त सूचना देनी है, विशेष रूप से अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ईमेल पता, अकाउंट नंबर, कार्ड नंबर आदि। उन्हें यह नहीं करना है कि वे उस संस्था से शिकायत करते ही इस योजना के अंतर्गत लोकपाल के पास शिकायत करें, क्योंकि इसी आधार पर वह निरस्त कर दी जाती है। इसमें एक बात ये आती है कि अगर लोकपाल कोई फैसला दे रहा है, कोई निर्णय दे रहा है, उसकी क्या कुछ प्रोसीजर है, क्या कुछ प्रक्रिया जिसके तहत वो फैसला सुनाता है? जी, लोकपाल कार्यालय में शिकायत की प्राप्ति के बाद उस संबंधित संस्था से उसका उत्तर मांगा जाता है। उस संस्था से उत्तर आने के बाद उसका मूल्यांकन किया जाता है। यह देखा जाता है कि संबंधित संस्था ने स्वतः ही कोई समाधान दिया है या नहीं। यदि हाँ और वो लोकपाल के निर्णय के अनुसार सही और संतोषप्रद समाधान है तो शिकायत को बंद कर दिया जाता है। यदि नहीं या बैंक ने अपनी टिप्पणी में कुछ ऐसी बातें लिखी हैं जिन पर शिकायतकर्ता का मत अनिवार्य समझा जाता है तो फिर से शिकायतकर्ता को मौका दिया जाता है कि वो अपनी टिप्पणी पेश करे। इस तरह से इन दोनों पक्षों को उचित प्रकार से समझने के बाद, उनका मूल्यांकन करने के बाद लोकपाल किसी भी पक्ष के हक में अपना निर्णय दे सकता है। मैं यह भी बता दूं कि यदि वह यह समझता है कि दोनों पक्षों की सुलह के लिए एक मीटिंग जरूरी है तो दोनों पक्षों को अपने कार्यालय में सुलह बैठक के लिए बुला सकता है। उस बैठक में यदि आपस में किसी समाधान पर वो सहमत होते हैं बैंक और ग्राहक तो शिकायत बंद की जाती है। यदि नहीं तो लोकपाल फिर अपना निर्णय देकर शिकायत को बंद कर सकता है। ये जो दोनों पक्ष हैं, बैंक और ग्राहक, क्या इन दोनों पक्षों की मीटिंग फिजिकली के अलावा क्या ऑनलाइन भी हो सकती है? ऐसी कोई व्यवस्था है क्या? जी बिल्कुल, उसकी भी सुविधा दी गई है। उसके लिए या तो संबंधित नजदीकी रिजर्व बैंक कार्यालय में आना है या फिर संबंधित संस्था के कार्यालय में जाकर यह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा दी जा सकती है। और यह सुविधा दी जाती है माइक्रोसॉफ्ट टीम या वेबएक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर।
मेरा सवाल रमेश सर ये है कि अगर कोई व्यक्ति जिन्होंने शिकायत दर्ज की है, कंप्लेन लॉन्च करवाया है, अगर वो लोकपाल ओम्बुड्समैन के फैसले से भी संतुष्ट नहीं है, सेटिस्फाई नहीं है, तो उसके पास क्या कुछ विकल्प है? देखिए, कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन्हें अपील योग्य खंड में बंद किया जाता है और कुछ निर्णय ऐसे होते हैं जिन पर अपील नहीं हो सकती। और हमारी जो क्लोजर एडवाइस रहती है, जो पत्र जाता है उनको शिकायत बंद करने के बारे में, उसमें बहुत साफ रूप से लिखा जाता है कि अपील योग्य है या अपील योग्य नहीं है। तो जो भी अपील योग्य निर्णय दिए जाते हैं वहाँ पर उपभोक्ता के पास यह विकल्प है कि वह हमारे अपीली अधिकारी, जो हमारे कार्यपालक निदेशक हैं, CEPD के इंचार्ज, कंज्यूमर एजुकेशन और प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के इंचार्ज जो हैं, उन पर अपील करने का विकल्प उपलब्ध रहता है। और जो गैर अपील योग्य खंड के तहत बंद कर दिए गए हैं तो वहाँ पर अपील करने का कोई विकल्प उपलब्ध नहीं रहता है। ऐसे मामलों में शिकायतकर्ता निवारण के लिए कंज्यूमर फोरम या अदालत सहित किसी अन्य फोरम में संपर्क कर सकता है। ठीक है। एक और सवाल ये आता है कि अगर कोई रेगुलेटेड एंटिटी, जो RBI के द्वारा रेगुलेटेड एंटिटी है, विनियमित संस्था, अगर वो लोकपाल जो फैसला दिया है, अगर उसकी वो अनुपालना नहीं करती है वो संस्था, तो ऐसे में जो उपभोक्ता हैं उनके पास वो क्या कर सकते हैं, उनके पास क्या विकल्प है? देखिए, पहले तो हम जो विनियमित संस्था है उसको हम एक एडवाइजरी इशू करते हैं। उनको सूचित किया जाता है कि आप इस आदेश की अनुपालना करें। अगर वो उसमें देरी करती हैं या अनुपालना नहीं करती हैं तो एक अवार्ड इशू होता है जिससे उन्हें 1 माह के भीतर अनुपालना करनी अनिवार्य है यदि वो अपील नहीं करते हैं। ठीक है। एक और सवाल कि क्या लोकपाल के साथ जो शिकायत अगर कोई लॉन्च करना चाहता है, कंप्लेन लॉन्च करना चाहता है, तो क्या वो सिर्फ हिंदी इंग्लिश में लॉन्च कर सकता है या फिर किसी भी भारतीय भाषा में वो अपनी शिकायत दर्ज कर सकता है? देखिए, मैंने आपको 2 तरीके बताए थे। एक भौतिक रूप से पत्र आप भेज सकते हैं, तो उसमें तो आप कोई भी भाषा का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन CMS पोर्टल पर जो शिकायत है उसमें फिलहाल सिर्फ हिंदी और अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिकायत दर्ज हो सकती है, लेकिन उसमें एक विवरण बॉक्स होता है, उसमें आप किसी भी भाषा में अपनी शिकायत टाइप कर सकते हैं या कट और पेस्ट कर सकते हैं। जल्दी टिफिन पैक करो। राजू, मोबाइल छोड़ो। अरे दीदी, वो बैंक का नंबर चाहिए, रिफंड ही नहीं आया है। मिल गया। अब भी कॉल करता हूँ दीदी। बिना नंबर जांचे? अक्सर जालसाज बैंक की नकली वेबसाइट और फर्जी नंबर से पैसों की धोखाधड़ी करते हैं। तो फिर सही नंबर? बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट या तो कार्ड पर। आपने तो बचा लिया दीदी। काम से नहीं। RBI कहता है, सही वित्तीय बर्ताव करे आपका बचाव। नई वॉशिंग मशीन। अच्छा है। क्या हुआ? अरे शॉपिंग पे 2000 का कैशबैक मिला है, बस QR कोड स्कैन करना है। अच्छी धुलाई होगी है ना? बैंक अकाउंट की पैसे रिसीव करते समय QR कोड स्कैन, पिन या OTP की जरूरत नहीं पड़ती, वो सिर्फ पेमेंट के लिए चाहिए होती है। इसलिए अनजान कोड या लिंक से सावधान रहिए और नुकसान से बचिए। बच गए धुलाई से। ये नई धुलाई। RBI कहता है कि जानकार बनिए, सतर्क रहिए। गुड्डी, किससे चैटिंग चल रही है? मामा, नो शेयरिंग। कोई स्पेशल? हाँ, हाँ, बैंक अकाउंट डिटेल्स KYC के लिए 10 मिनट दीजिए। कौन था? बैंक KYC अपडेट के लिए अकाउंट नंबर, पिन और OTP मांगा है। और आप मान गए? जब अपनी पर्सनल बातें हर किसी के साथ शेयर नहीं करते तो अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्यों शेयर करेगा? स्मार्ट गर्ल। याद रहे मामा, डिजिटल लेन देन के लिए किसी को भी अपने बैंक अकाउंट की डिटेल्स ना दे। OTP और पिन नंबर तो कभी नहीं। हमेशा भरोसेमंद नेटवर्क का ही इस्तेमाल करें। याद है ना, नो शेयरिंग। मामा, RBI कहता है, डिजिटल चुनो सुरक्षा के साथ। रमेश सर, एक और सवाल ये कि इस योजना की जो उपलब्धता है उसके बारे में जागरूकता पैदा करने और सुरक्षित बैंकिंग जो प्रथाएं हैं उसके बारे में ग्राहकों को कैसे शिक्षित हो सके, इसके लिए RBI की तरफ से क्या कुछ उपाय किए गए हैं? जी, इस बारे में जानकारी और जागरूकता बढ़ाने के लिए सभी उपलब्ध माध्यमों का उपयोग किया जाता है। जैसे RBI के लोकपालों द्वारा बैंकों के सहयोग से अवेयरनेस कैंपेन्स और टाउन हॉल्स का आयोजन किया जाता है। समाचार पत्रों में वर्ष में 2 बार इस योजना के विज्ञापन बड़े ही विस्तृत रूप से जारी किए जाते हैं। लोकपाल का कथन या ओम्बड्समैन स्पीक का आयोजन
प्रतिवर्ष मार्च माह में और उसका दोहराव अक्टूबर माह में किया जाता है। ऐसा ही कार्यक्रम टीवी और रेडियो के माध्यम से आप सभी से जुड़ने का प्रयास हमने पिछले वर्ष 15 मार्च को किया था। 15 मार्च का दिन विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर्स राइट्स डे के रूप में जाना और मनाया जाता है। फिर उसी कार्यक्रम को 2 अक्टूबर को पुनः प्रसारित किया गया था और फिर हम आज आप सबसे जुड़े हुए हैं। इसके अलावा आरबीआई कहता है टैगलाइन, जो अभी बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है, आरबीआई कहता है जागरूक बनिए, सतर्क रहिए, उसके साथ जागरूकता अभियानों का आयोजन किया जाता है जो आरबीआई की वेबसाइट https://rbi-कहता-है.org.in पर मौजूद है। साथ ही विभिन्न मल्टीमीडिया चैनलों में संदेश प्रसारित किए जाते हैं जिसमें प्राइम टाइम के दौरान प्रसारित संदेश भी शामिल हैं। और मैं आपको यह भी जानकारी देना चाहूँगा कि आरबीआई ने हाल में ही 2 पुस्तिकाएं जारी की हैं। एक धोखेबाजों द्वारा उपयोग की जाने वाली सामान्य कार्य प्रणाली और विभिन्न वित्तीय लेन देन करते समय बरती जाने वाली सावधानियों पर बी अवेयर नामक पुस्तिका है जो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जी बिल्कुल, यह एक पुस्तिका है बी अवेयर के नाम से। ये हिंदी में है? जी, हिंदी में भी है, अंग्रेजी में है और दूसरी भाषाओं में है और ये हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है। और इसके अलावा दूसरी और एक और पुस्तिका है राजू और 40 चोर, राजू एंड 40 थीव्स, वो भी अलग अलग भाषाओं में उपलब्ध है, हमारे वेबसाइट पर उपलब्ध है, आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। यह बड़ी रोचक पुस्तिका है जिसमें कार्टून्स के माध्यम से, एनिमेशन के माध्यम से ऐसी 40 कहानियां शामिल की गई हैं। अगर ब्रीफली बता सके इन दोनों किताबों के बारे में कि क्या कुछ इसमें किस तरह की कहानियां दर्शकों के लिए, जो पाठक है उनके लिए इसमें दी गई हैं? जी, जैसे आपको बताऊं कि धोखेबाज आजकल तरह तरह के तरीके अपनाते हैं। या तो वो डर दिखाते हैं ग्राहकों को या लालच दिखाते हैं। डर दिखाते हैं कि आपका एटीएम कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपका अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा, आप आगे ट्रांजैक्शन नहीं कर पाएंगे, या आपका इलेक्ट्रिसिटी कट जाएगा आज। या फिर वो लालच देते हैं कि आपके नाम से लॉटरी निकली है, आपको पैसा चाहिए तो हम आपको भेज सकते हैं, आप ये लिंक डाउनलोड करिए। तो इसमें ऐसी 40 कहानियाँ समावेशित की गई हैं और बड़े ही रोचक तरीके से बच्चों के लिए भी है, बड़ों के लिए भी हैं। तो मैं आप सभी दर्शकों से ये निवेदन करूंगा कि वो वेबसाइट पर जाकर इसे देखें, अपने बच्चों को भी बताएं और अपने परिवार वालों को, अपने मित्रों को भी इस बारे में बताएं। कहने का मतलब कि ये वित्तीय साक्षरता पर केंद्रित ये दोनों किताबें हैं और हर किसी को पढ़ने की जरूरत है। जी, आप कह सकते हैं ऐसा। ठीक है। मेरा अगला सवाल ये होगा कि इस योजना के जो लाभ हैं वो क्या कुछ हुए हैं और क्या RBIOS 2021 से जो निवारण जो है, जो कंप्लेंट्स में जो अगर क्या कह सकते तेजी आई है, क्या कोई स्थिति है आज? देखिए, सबसे बड़ा लाभ तो उपभोक्ता के लिए हुआ है योजना के सरलीकरण से। अब उनके लिए, जैसे मैंने बताया था कि एक ही पोर्टल है शिकायत दर्ज करने के लिए, एक ही पता है शिकायत भेजने के लिए और एक ही संपर्क केंद्र है। जहां तक शिकायतों के निवारण का प्रश्न है, उसमें तेजी का प्रश्न है। तो जैसा कहा जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, हाल ही में जारी वार्षिक रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट 2021-22 के अनुसार TAT, जो हमारा टर्न अराउंड टाइम बोलते हैं, एवरेज टर्न अराउंड टाइम फॉर कंप्लेंट डिस्पोजल, पुरानी तीनों योजनाओं में 2021-22 में वो 46 दिन का था, जो RBIOS 2021 में प्राप्त शिकायतों के लिए 38 दिन का हो गया है। और हमें आशा है कि 2022-23 में, जो अभी मार्च में खत्म हो रहा है, यह टैट और भी कम होगा। सामान्यतया ये हम सभी जानते हैं कि जब आप कोई शिकायत होती है, कंप्लेंट होती है, आप उसको RBI के लोकपाल के पास दायर करते हैं, उसको लॉन्च करवाते हैं। तो रमेश सर, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपके पास तो बहुत सारी शिकायतें आती होंगी, लेकिन इसमें ऐसी वो कौन सी शिकायतें हैं जो एक RBI के लोकपाल के तौर पर आपको बहुत ज़्यादा चिंतित करती हैं? इस कार्यक्रम के जरिए आप हमारे दर्शकों को क्या कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी असीम जी, आपने सही कहा कि हमारे पास सेवा में कमी से संबंधित छोटी से बड़ी बहुत प्रकार की शिकायतें आती हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि देश भर में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में दिन दूनी रात चौगुनी प्रगति हुई है, लेकिन साथ ही इन ट्रांजैक्शंस में फ्रॉड्स के मामले भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जिनका मैं जिक्र अभी कर रहा था। सुरक्षित डिजिटल बैंकिंग प्रैक्टिसेस को अपनी दिनचर्या का अभिन्न अंग बनाना आज के ग्राहकों के लिए अत्यंत आवश्यक हो गया है। जी। हालांकि रिजर्व बैंक ने ग्राहकों की जागरूकता के लिए इस विषय पर कई कैंपेन्स किए हैं और ये प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। इनसे संबंधित कुछ मुख्य व्यवहार और सावधानियां मैं आप सबको इस फोरम के माध्यम से बताना चाहता हूं। तो सभी दर्शकों से निवेदन है कि आप कभी भी अपना खाता विवरण, जैसे खाता संख्या, लॉगिन आईडी, पासवर्ड, पिन, UPI पिन, OTP, ATM, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड विवरण किसी के साथ, यहां तक कि बैंक अधिकारियों के साथ भी साझा ना करें। जालसाजों द्वारा फोन कॉल या ईमेल के माध्यम से
ग्राहकों से केवाईसी को अपडेट करने, एटीएम कार्ड को ब्लॉक करने से बचाने के लिए आदि के नाम पर भेजे गए अनजान लिंक पर कभी भी क्लिक ना करें। हमेशा अपने बैंक, एनबीएफसी, ई वॉलेट प्रदाता की आधिकारिक वेबसाइट पर ही जाएं या शाखा से संपर्क करें। इसी प्रकार जालसाजों द्वारा बताए गए किसी भी अनजान ऐप को अपने फ़ोन या डिवाइस पर डाउनलोड ना करें, क्योंकि ऐसे ऐप आपके गोपनीय डेटा का गुप्त रूप से रिमोट एक्सेस जालसाजों को प्रदान कर देते हैं। ग्राहकों को हमेशा याद रखना चाहिए कि पैसे की प्राप्ति से जुड़े लेन देन में बार कोड, क्यूआर कोड को स्कैन करने या एमपिन दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है। ऐसा सिर्फ भुगतान करने के लिए होती है। तो आपको यदि ऐसा करने के लिए कहा जाता है तो सावधानी बरतें। आजकल कई ग्राहक गूगल सर्च इंजन पर शिकायत संबंधी नंबरों पर बिना सत्यापन किए कॉल कर जालसाजी के शिकार हो जाते हैं। तो ऐसे विवरण के लिए यदि आपको अपने बैंक का, एनबीएफसी का या ई वॉलेट प्रदाता का कस्टमर केयर नंबर चाहिए तो सिर्फ उनकी ऑफिशियल वेबसाइट, आधिकारिक वेबसाइट ही देखें। साथ ही ऑनलाइन बैंकिंग के लिए केवल सत्यापित, सुरक्षित और विश्वसनीय वेबसाइटों और ऐप्स का प्रयोग करें, यानी HTTPS से शुरू होने वाली वेबसाइटें। और संदेह होने पर तुरंत स्थानीय पुलिस या साइबर अपराध शाखा को सूचित करें। जी, अपने कार्ड एवं इंटरनेट बैंकिंग पर घरेलू अंतर्राष्ट्रीय लेन देन के लिए दैनिक सीमा का प्रावधान है, उसे निर्धारित करें। इससे धोखाधड़ी के कारण होने वाले नुकसान को सीमित किया जा सकता है। बहुत ही महत्वपूर्ण ये बातें कि आप किस तरह से इस तरह की जो जालसाजी होती है, जो फ्रॉड्स होते हैं, उससे आप खुद को कैसे बचा कर सकते हैं। ये कुछ टिप्स, कुछ बातें, महत्वपूर्ण बातें आपने अभी सुनी रमेश सर से। रमेश सर, मेरा आपसे आखिर में सवाल ये होगा कि अगर कोई दर्शक या फिर श्रोता इस RBIOS के बारे में और अधिक जानकारी हासिल करना चाहता है और अधिक इसके बारे में इंफॉर्मेशन जुटाना चाहता है तो वो कहाँ संपर्क कर सकता है? जी, रिजर्व बैंक एकीकृत लोकपाल योजना के अंतर्गत आने वाली संस्थाओं के नाम सहित अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे पोर्टल https://cms.rbi.org.in देख सकते हैं, या निःशुल्क नंबर है 14448, उस पर संपर्क स्थापित कर सकते हैं। चलिए, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी रमेश सर आपकी तरफ से आई और मुझे लगता है कि इस कार्यक्रम के जरिए जब हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देखेंगे, RBI ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण ये पहल की है कि वित्तीय साक्षरता को लेकर हमारे जो तमाम दर्शक हैं, जो उपभोक्ता हैं, जो कंज्यूमर हैं, वो इन बातों को जाने। और मुझे लगता है ये छोटी छोटी बातें हैं, अगर वो इन बातों को अपने जीवन में आत्मसात करते हैं तो अक्सर जो समस्याएं आती हैं उनके साथ, वित्तीय खासकर इस तरह की फ्रॉड्स की जो समस्याएं आती हैं, मुझे लगता है उस पर बहुत हद तक नकेल कसने में हमें ये सहायता साबित होगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए रमेश, बहुत बहुत धन्यवाद के लिए और इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों हमारे साथ साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो इसके साथ ही इस विशेष कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे और हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।